ओके चिल्ड्रन, आज का जो टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको वो है आवर चेंजिंग अर्थ। ये हमारे ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है और इस चैप्टर में पूरी ये बात आपको समझाई गई है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस होते हैं वो किस कारण से होते हैं और ज़मीन के नीचे या सरफेस के नीचे जो चेंजेस होते हैं वो किन कारणों से होते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए बेटा आपको ये समझाया गया है कि ज़मीन के अर्थ सरफेस के नीचे 7 बड़े प्लेट्स हैं जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, मेनली वी नोन as 7 plates. There are 7 major plates and many minor plates. ठीक है, तो these plates are known as lithospheric plates. These plates move around very slowly, just a few millimeters each year. ये प्लेट्स जो है ना बेटा वो क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं और कभी कभी बेटा ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं। इन सब के कारण जो है वो ज़मीन के नीचे में जो हलचल पैदा होती है या मूवमेंट्स होता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टेड मैग्मा। अब ये क्यों होता है बताता है कि ज़मीन के नीचे बेटा अर्थ सरफेस के नीचे जो है मॉल्टेड मैग्मा है, मैग्मा इन अ मॉल्टेड फॉर्म यानी कि पिघली हुई अवस्था में रहता है। और जब वो मॉल्टेड मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर तो उस पर जो प्लेट्स हैं ना वो भी जो है एक दूसरे से पास आते हैं जिनको कन्वर्जेंट बोलते हैं, फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं जिनको डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो ये एक्शंस जो है ये ज़मीन के नीचे होता है। ओके, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉजेज देम। तो इसको हम कहते हैं 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं। सबसे पहला जो फोर्स है बेटा वो उसको हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। दूसरा फोर्स है एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक माने अंदर, एक्सोजेनिक माने आउटसाइड या बाहर। तो वो द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस and the forces that works on the surface of the earth is called exogenic forces. ये बहुत अच्छे से समझ लेना है। इंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के नीचे काम करता है, एक्सो माने आउटसाइड, वो जो अर्थ सरफेस के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब हमने जो है ये जो है ना डायग्राम के माध्यम से आपको जो है ये बताने की कोशिश किया गया है कि अर्थ का मूवमेंट जो है के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहला है आपका अर्थ मूवमेंट को हम 2 भाग में बांट रहे हैं। ये है इंडोजेनिक, दूसरा है बेटा एक्सोजेनिक। ओके, इंडो क्या बताया था आपको, इंडो माने जो ज़मीन के नीचे काम करता है। तो इसके लिए ये भी 2 भागों में ये फोर्सेस बटे हुए हैं। कुछ सडन फोर्सेस होते हैं बेटा और कुछ जो होते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सडन फोर्सेस में 3 चीज़ें आती हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में आता है बिल्डिंग माउंटेन्स, जो बहुत ज़मीन के नीचे बेटा जी बहुत कई सालों में जो है फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स आपको बताया मैंने कि इन सारी जो है माउंटेन्स का जो है फॉर्मेशन होता है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस से होता है। अब आता है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो 2 एक्सोजेनिक यानी कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर काम करता है। तो ये फोर्सेस के 2 काम होते हैं बेटा, एक होता है इरोजनल, दूसरा होता है डिपोजिशनल। इरोजनल मतलब कि जो इरोजन करना, ठीक है, तोड़ना फोड़ना, उसको हम इरोजनल टूटने फूटने के बाद में उसको जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है उसको हम इरोजनल वर्क बोलते हैं। और डिपोजिशनल मतलब उन्हीं चीज़ों को डिपॉजिट करने को डिपोजिशनल बोलते हैं। जो मटेरियल्स, जो टूटे फूटे मटेरियल्स जो टूटे उनको जो है एक जगह से दूसरे जगह डिपॉजिट करना को डिपोजिशनल बोलते हैं, ठीक है। डिपॉजिट करना आप समझते हैं ना, बहुत कॉमन सा शब्द होता है डिपॉजिट करना। अब इनके एजेंट ऑफ इरोजन्स बेटा जी 4, रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। नदियाँ अपने जो बहा के जो लेके जाती हैं वो एक जगह से दूसरे जगह बेटा रखती हैं, जो सामान जो लेके जाती हैं वो इरोजन का भी काम करती हैं और डिपोजिशनल का भी काम करती हैं। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे
ऐसे ही एजेंट ऑफ इरोजन को हम लोग बोलते हैं रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। ये बेटा जी इनके हो गए क्या कहते हैं, एजेंट्स। ठीक है, अब आपको इतना जो है समझने के बाद में हमको जो है, और अब आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। इतना में हम लोगों ने क्या चीज़ समझा कि व्हाट इज़ एंडोजेनिक फोर्सेस एंड व्हाट इज़ एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में बेटा क्या क्या आता है, तो अर्थक्वेक, वैल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सब सडन फोर्सेस है। ये सारी चीज़ें बेटा अचानक आती हैं। ठीक है, और डायस्ट्रॉफिक जो फोर्सेस होता है वो धीरे धीरे ये फोर्सेस ज़मीन के नीचे काम करती हैं। और एक्सोजेनिक में हमने देखा ही इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क होता है, रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स इसके जो है पार्ट्स होते हैं। अब हम आपको बेटा जी बताएंगे अर्थक्वेक और वैल्केनो के बारे में, और इसमें जो है अब हम आपको आगे जो है लेके चलते हैं। देखिए, एंडोजेनिक फोर्सेस सम टाइम प्रोड्यूस sudden movement and at the other times produce slow movement. Sudden movements like earthquake and volcano causes mass destruction over the surface of the earth. Even बेटा जी landslides भी जो है mass destruction करते हैं। हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जो है अक्सर हमको लैंडस्लाइड्स की खबरें जो है देखने को मिलती हैं। जब चट्टान पहाड़ का एक बड़ा सा भाग बेटा अपने जगह से खसक जाता है तो उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे वैल्केनो किसको बोलते हैं। तो अ वैल्केनो इज़ अ वेंट। ठीक है, वेंट यानी कि ओपनिंग, खुला हुआ मुंह, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टेड मटेरियल या मैग्मा एरप्ट सडनली। अचानक से जो है वो मैग्मा, ये देखिए ये अर्थ सरफेस है, ये मेंटल का पोर्शन है, ये मैग्मा का चैम्बर है, ये अर्थ क्रस्ट हो गया, और यहाँ से बहुत तेज़ी से निकलता है, फोर्स के साथ में मैग्मा जो है वेंट के रास्ते जो है निकलने की कोशिश करता है, और वो जो है जब सरफेस पे आ जाता है तो उसको इस तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लावा। ठीक है, जब ये छिद्रों से, जब ये छेद से बाहर की ओर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा, और ज़मीन के नीचे रहा तो हम उसको बोलते हैं मैग्मा। ये चीज़ को हमको याद रखना है। अब ये जो ऊपर का जो भाग है ना, अब हम आपको इसको जो है समझा देते हैं। क्रेटर बोलते हैं बेटा, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, क्रेटर। ये है क्रेटर। ठीक है, ये है, एक मिनट आपको इसको जो है हम बोलते हैं क्रेटर। ओके, ये है क्रेटर, और इसके में बहुत सारी चीज़ें, लावा के अलावा क्या क्या निकलता है, गैस, एसेस, ठीक है, स्टोन्स, स्मोक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लावा के थ्रू वोल्केनो में जो है वो लावा निकलता है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी जो हैं वोल्केनो के थ्रू निकलती हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सो मीन्स आउटसाइड। अब आगे जो है व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये तो हमने बेटा आपको वोल्केनो के बारे में बताया है। अब हम लोग चलते हैं अर्थक्वेक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको हमको कैसे समझना है, इसके लिए है अर्थ। अब सबसे पहले मीनिंग हो जाएगा कि व्हाट द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, यानी कि कंपन होता है। दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। दिस वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, हम अर्थक्वेक कहते हैं। जब कोई भी बेटा तेज़ी से जो है अचानक से सडन जब अर्थ में कंपन या वाइब्रेशन पैदा होता है तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। और इसमें हमको दो चीज़ों को याद रखना है। एक है आपका ये है फोकस, और दूसरा है बेटा ये एपिसेंटर। ठीक है, फोकस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स। इट इज़ ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। सिस्मिक जो वेव्स होती है ना वो यहाँ से निकलती हैं, और जो सीधे जो अर्थ सरफेस पे जहाँ पहला स्ट्रक करता है वेव, सिस्मिक वेव, उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है, और धीरे धीरे करके ये इस तरीके से वेव्स जो हैं वो फैलती हैं डायरेक्शन में, और पूरे एरिया को जो है कवर करती है। तो ये हो गया। हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा बेटा, हमने इस टॉपिक में जाना कि व्हाट इज़ अर्थक्वेक और व्हाट इज़ फोकस एंड एपी सेंटर। एक बार को और जो है अगर आपको जो है हम समझा दें इसको, वाइब्रेशन, अर्थ में जो वाइब्रेशन होता है, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स,
दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। ज़मीन के नीचे का जो भाग जो रहता है ना, वो वाइब्रेशन नीचे सरफेस के अंदर जो है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं तो कंपन पैदा होता है, उसके कारण जो है अर्थक्वेक आता है। ठीक है, और ये दिस इज़ फोकस एंड दिस इज़ एपी सेंटर। एपी सेंटर को क्या कहेंगे? द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस। फोकस के ऊपर का जो प्लेस जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर, इसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको जो है आगे के इसमें हम समझाएंगे कि वाइब्रेशन जो है वो कैसे कैसे जो है ट्रैवल करता है। तो वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स। Greatest damage is usually closer to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. अब इसको जैसे कि इसमें बताया गया था ना बेटा, कि जैसे जो एपिसेंटर जो रहेगा, ये जो चीज़ रहेगा, ये सबसे ज़्यादा डैमेज यहीं पर होगा। जैसे जैसे ये इतना दूर जो है ना, जैसे जैसे वेव्स फैलेंगी तो वो जो है क्या होगा, उसमें डैमेज जो है वो कम होते जाएगा। अब आता है आपको कि वाइब्रेशंस के बारे में बता रहा था बेटा कि ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। एंड अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल सिस्मोग्राफ। क्लियर है ना ये चीज़? हमको पता है ना, सिस्मोग्राफ से जो है वो इसको जो है वो मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ से। ओके, फिर रिचर स्केल्स पे इसकी जो है हम तीव्रता को मापते हैं। ये है सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ एंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा तीव्रता, इंटेंसिटी, कितना जो है वो इंटेंस है उसका, उसमें तीव्रता है, तो उसको हम जो है रिक्टर स्केल पे मापते हैं। अब आपको बताता है कि जो अर्थक्वेक 2.0 या लेस हो जो है रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, उससे नुकसान कम होता है। 5 के कारण थोड़ी बहुत जो है ना वो नुकसान हो सकता है। अगर 6 से जो है ना हायर मैग्नीट्यूड है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक बोला जाता है, और 7 के ऊपर का जो है मेजर अर्थक्वेक में इसका नाम आता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा बेटा? हमने देखा, एक मिनट, आपको जो है सिस्मोग्राफ के बारे में हमने जाना, फिर हमने किसके बारे में जाना? तो हमने जाना इनके बारे में, रिक्टर स्केल के बारे में और सिस्मोग्राफ के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में आपको बताया गया है। अब ये वाला जो पोर्शन है वो आपको क्या कवर करेगा? जो हमने पढ़ा एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब तक हमने देखा इंडोजेनिक फोर्सेस, अब है एक्सोजेनिक फोर्सेस कैसे काम करता है। तो उसके लिए कुछ जो प्रोसेस है उनको, उनके टर्म्स को हमको जानना है। सबसे पहला है बेटा, दो जो प्रोसेस बताता है वो है वेदरिंग एंड इरोजन। ये आप अच्छे से समझ लेंगे तभी आपको जो है वो आप आगे मतलब इसके सारे फंक्शंस को समझ लेंगे। वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग किसको बोलते हैं? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग को हिंदी में अपक्षय बोलते हैं। अपक्षय इसमें क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे जो है फिज़िकल एनवायरनमेंट के कारण बहुत तेज़ गर्मी हो या बहुत तेज़ बारिश के कारण जो है वो चट्टाने, रॉक्स जो हैं वो उसमें क्रैक्स आने लगता है और वो टूटने फूटने लगता है, तो इसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन में क्या होता है? जो वेदरिंग के कारण जो रॉक्स के जो टुकड़े हुए हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, उसको हम इरोजन बोलते हैं। इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ओके, हमने देखा था आइस का काम, या वहाँ पे हमने ग्लेशियर को देखा था, विंड है और वाटर है। तो ये एजेंट ऑफ इरोजन्स होते हैं। इनके थ्रू जो है क्या होता है, जो सामान या जो चट्टान जो बेटा टूटा फूटा वो अपने जगह से दूसरे जगह को वो कैरी करते हैं, ये वाटर, विंड एंड आइस। द eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposit. जो चीज़ बेटा एक जगह से अगर उड़ा के लेके जा रहा है या हटा रहा है तो वो दूसरे जगह जाके उसको क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम इसके कारण डिफरेंट लैंडफॉर्म्स देखते हैं
कि सरफेस पे होता है। जैसे ये है आपका वर्क ऑफ रिवर है, बहुत वर्क ऑफ रिवर देखेंगे, विंड देखेंगे बेटा, आइस देखेंगे हम लोग, और सी का, समुद्र का भी देखेंगे। वर्क ऑफ रिवर क्या होता है? सबसे पहला, जैसे कि नदियों का बेटा 3 अवस्थाएं होती हैं, हम लोगों का भी 3 अवस्था, हम लोग बच्चे बाल्यकाल होता है यानी चाइल्डहुड पीरियड होता है, फिर हम लोग एडल्ट के एज में आते, यंग होते हैं, उसके बाद में हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे ही नदियों के भी बेटा जी 3 फेजेस होते हैं, जिसमें कि ये जो फॉर्मेशन है, वाटर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वाटरफॉल का फॉर्मेशन, वो उसके जो है बाल्य अवस्था में या बचपना वाला टाइम जो कहते हैं उसमें होता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हम जैसे पिक्चर देख रहे हैं बेटा, क्या होता है इसमें कि हार्ड रॉक होता है, फिर सॉफ्ट रॉक होता है, फिर हार्ड रॉक होता है बेटा जी, सॉफ्ट रॉक होता है। तो इस तरीके से जो है ना, इस लेयर में जब नदियाँ बड़ी तेज़ी से ऊपर से पहाड़ी भागों से नीचे जब गिरती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो सॉफ्ट रॉक्स को काट देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो पोर्शन बनता है, इसी को हम वाटरफॉल कहते हैं। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। ओके, तो ये आपका, अगर हम रिवर का ये देखते हैं तो ये कौन सा भाग हो गया, तो ये इनको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज बोलते हैं रिवर का। रिवर जो है उसके बाद में प्लेन्स में एंटर करती है और धीरे धीरे करके कई जो है रूप्स, कई जो है फॉर्म्स बनाती है। जैसे एक है मिएंडर, अगर हम इसको देखते हैं बेटा, तो मिएंडर के लिए क्या बोला जाता है, एक मिनट, मिएंडर के लिए बेटा जी कहा जाता है कि ये नदियाँ जब मूव करती हैं इस तरीके से, देखो इस तरीके से, तो एक वी सर्प हिंदी में बोलते हैं, यानी सांप की आकृति बनाती, कैसे सांप का चाल ऐसे होता है, इसी तरीके से नदियाँ भी जो है ना इस तरीके से मूव करती हैं ऐसे, तो इसको मिएंडर बोला जाता है। ठीक है, नदियाँ अपने साथ जो लाई गई मिट्टी होती है उसको यहाँ पे साइड में जो है वो जमा करती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीव्स। ठीक है, इसको तटबंध बोलते हैं। ये रहा, ये तटबंध हो गया, ये नेचुरल तटबंध, एम्बैंकमेंट या लीव्स बोलते हैं इसको। अब एक और चीज़ होता है ऑक्सबो लेक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कब फॉर्म करते हैं, तो मिएंडर के लूप्स जो होते हैं ना, जो ये जो लूप्स है ना, देखो इस तरीके का ये जो लूप्स है, ये कभी कभी क्या होता है कि कट के अलग रह जाता है और नदी अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो यहाँ जो है ये पानी का भाग जो रह गया, ये एक झील की तरह दिखाई पड़ता है। और चूँकि इसका शेप आप देख रहे हैं, जो बैल रहता है उसका खुर, जो पैर का खुर रहता है उसकी तरह दिखता है, इसीलिए इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ओके, एक फीचर है इसका फ्लड प्लेन्स का, देखो एज इट्स फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉयल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट along इट्स बैंक। दिस leads to the formation of a flat fertile flood plains। आप लोगों ने बेटा 6th क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि किस तरीके से जो है फ्लड प्लेन्स में सबसे ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि फ्लड प्लेन्स जो है वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं। ठीक है, खेती करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह होता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि द राइस बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। ठीक है, फिर है आपका कि एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगेन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर हम देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक पिक्चर लगा रखी है, इस पिक्चर के माध्यम से बताया है कि ये मेन रिवर हो गया। ठीक है, मेन रिवर में जब रिवर ये वाला जो है ना, हम इसको 3rd स्टेज में हम लोग मानते हैं कि रिवर अब अपने 3rd स्टेज में यानी कि बुढ़ापे में पहुंच गई है। अब जब ये अपने साथ लाई गई जो लोड्स हैं, सेडिमेंट्स के जो लोड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वो क्या कर सकती, नहीं लेके जा सकती है, तब क्या करेगी वो कि इसको जो है वो बीच बीच में जो है वो छोड़ने लगती है। देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स जो है ना वो बट जाते हैं, यानी पानी जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज में मेन रिवर से बटने लगता है, इसीलिए इसका जो है नाम पड़ा डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, बहुत बढ़िया है, मतलब कि जैसे कि आसानी से इसको समझा जा सकता है। और डेल्टा इसी को बोलते हैं बेटा जी, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा। इसको हमको कैसे समझना है कि जब ये मेन नदी है, नदी जब आके आपको ये अगर जो है ओशन है,
और ओशन में जाके बेटा जी जब गिरने वाली होती है तो अपने साथ जो लाए गए जो लोड्स है ना उसको इस तरीके से छोड़ने लगती है, और रिवर्स इस तरीके से जो है ना अपना रास्ता बना के क्या करती है, अपना चैनल जो है ना अलग अलग में बढ़ जाती है, और ये नदियाँ जो है जाके ओशन में मिलती हैं। तो इसको जब दूर से हम देखते हैं ना बेटा, तो ये मैथ में डेल्टा नाम का एक साइन होता है, उसकी तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ओके, यहाँ तक मुझे होप आपको जो है समझ में आ गया है। अब आता है वर्क ऑफ सी। तो वर्क ऑफ सी में द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। देखो बेटा, एक रॉक है और रॉक पर जो है अगर आप कंटिन्यूस ये समुद्र की लहरें जो है वो जब एक स्ट्रक करती हैं तब जो है क्या होता है, जब कंटिन्यूस स्ट्रक करेंगी, ये सी शोर है, और जब कंटिन्यूस तो ये चट्टानों को तोड़ने लगती हैं, ठीक है, और क्या फॉर्म होता है, सी केव। ओवर अ टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर एंड हॉलो। हॉलो माने बेटा जी क्या होता है, खुला टाइप का, ठीक है। लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। तो लहरों में बड़ी ताकत होती है, इसी चीज़ को जो है बताया है। आगे देखेंगे हम लोग, तो एज दिस कैविटीज माने छेद करना, बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स, दस फॉर्म्स द आर्क्स। देखो ये है सी आर्क, आर पार जो है जब इसने तोड़ दिया, सी वेव्स ने इतनी बार टकराया होगा कि केव में तो आधा जो है वो मतलब कि छेद किया था या हॉलो बनाया था, और पूरा जब आर पार तोड़ देता है तो ये एक तरीके का आर्क का कैसे होता है आपको पता है ना, आर्क इसको बोलते हैं। तो ये आर्क बना देता है, और समय के साथ में क्या होता है कि ये इतना करता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो टूट जाती हैं, तो बन जाता है स्टैक, ठीक है, तब स्टैक का फॉर्मेशन होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया स्टैक। अब इसमें जो है आपको ये इस तरीके के फीचर्स, जो पिक्चर बना हुआ है ना, तो इस तरीके के पिक्चर्स जो है हमको देखने को मिलता है। अब स्टीप रॉकी कोस्ट राइजेज ऑलमोस्ट वर्टिकली, सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। इस तरीके से ये जो है इसको हम सी क्लिफ कहते हैं। वर्टिकली जो है ये इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं बेटा डिज़ाइन को। तो ये रहा, एक मिनट हम आपको डायग्राम से, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो खड़ा रह जाता है इसको हम बोलते हैं सी क्लिफ। ओके, अब आता है आपका आगे का पेज, हम बताते हैं आपको। द सी वेव्स डिपॉजिट्स सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। ये डिपोजिशनल काम है बेटा, ये डिपोजिशनल काम है सी बीचेस का, कि ये सी शोर का क्या करता है ये, कि जब अपने साथ में बहा के लाई गई जो मिट्टी है इसको यहाँ पे सैंड्स के रूप में बिछा देता है, और क्या बन जाता है, तो हमारे बीचेस बन जाते हैं। ओके, अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, वर्क ऑफ आइस देख लेते हैं। ग्लेशियर्स किसको बोलते हैं, तो रिवर ऑफ आइस को ग्लेशियर्स बोलते हैं, और ग्लेशियर्स में भी ताकत होती है, वो अपने अगल बगल के चट्टानों को और ज़मीन के नीचे के जो भाग है उसको तोड़ता है, ठीक है, उसको तोड़ता है तो ब्रेकिंग करेगा यानी वेदरिंग करेगा, और उसके बाद में आइस जो है, ग्लेशियर जो है, चूँकि रिवर ऑफ आइस है, ये भी जो है अपने साथ में सेडिमेंट्स को बहा के लेके जाता है, लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बहुत धीमे धीमे से जो है चलता है, ठीक है। तो द ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू एरोड्स द लैंडस्केप बाई जो है बुल डोजिंग सॉइल्स एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lake in the mountains। यानी कि आप जो माउंटेन्स में देखते हैं ना लेक्स को, तो वो उन्हीं में गड्ढों में जब पानी जो है जम जाता है, जैसे ये बनाया हुआ है, देखो ये लेक का फॉर्मेशन हो रहा है। एक मिनट, हमको येलो कलर से, ये है लेक। ओके, दिस इज लेक। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, मोरेन किसको बोलते हैं, जो नदी बहा कर लेके जाती है अपने साथ में सेडिमेंट्स, उसको हम वो जो पार्ट्स होता है उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, लेकिन जो ग्लेशियर्स जो डिपॉजिट्स करती है ना बेटा,
उसको हम मोरेन बोलते हैं। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड स्लिट्स गेट्स डिपॉजिटेड, दिस डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेन। ओके, ये नेक्स्ट पिक्चर में आपको यही चीज़ें दिखाई गई हैं। ये देखिए, ये मोरेन है, नदियाँ अपने साथ जो बहा के बर्फ़ की नदी जो अपने साथ में बहा के लेके जा रही है, उसको जो है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको हम मोरेन कहते हैं। अब आगे है वर्क ऑफ विंड, एक एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट। ठीक है, ये डेजर्ट में काम करेगा। ये जो पिक्चर है ये है मशरूम रॉक का। मशरूम रॉक कब बनता है आपको बता दें, मशरूम रॉक तब बनेगा जब कि एक ऐसे एरिया में चट्टान खड़ा हो जहाँ से कि हवाएं बेटा जी एकदम कंटिन्यूअस जो है वो बहे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कंटिन्यूअस बहेगी, हवा चलेगी और क्या होगा, नीचे का जो रॉक होगा वो होगा सॉफ्ट और ऊपर का रॉक होगा वो होगा बेटा आपका हार्ड। ठीक है, तो क्या होता है कि नीचे के जो रॉक्स होते हैं ना, वो रॉक्स मतलब तेज हवाओं के कारण जो सॉफ्ट रॉक्स होता है वो टूट जाता है और आपका जो है वो काम क्या करेगा फिर उसके बाद में, ये इस तरीके का जो है ना, ये बता रहा है ऊपर का जो है छतरी टाइप का रह जाता है और ये सॉफ्ट रॉक्स जो है ना, अगर ये मान लीजिए कभी ये ऐसे चट्टान होगा और हवाओं के कंटिन्यूअस जाने से क्या किया है, ये सारी चीज़ें जो है ये कट गया और ये जो है ना, अब जो पिक्चर जो है वो इस तरीके का ही सिर्फ जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो अगर इस तरीके का अगर कोई भी किसी तरीके का ये सांचा या डिज़ाइन हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो डेजर्ट में। चूँकि इसका जो फॉर्म आप देख रहे हो मशरूम की तरह है, इसीलिए इसको हम मशरूम रॉक कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक और जो है फीचर है जो डिपोजिशनल फीचर्स है, उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सैंड ड्यून्स को कहते हैं बालू का डिब्बा। When the wind blows, it lifts and transports sands from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structure. These are called sand dunes. Okay. और last जो है, when the grains of sands are very fine and light, the wind can carry it over a very long distance. When such sand is deposited in large area, it is called loess. आपको चाइना से आने वाली बेटा जी जो हवाएं जब चलती है ना, और वहाँ का बहुत महीन मिट्टी जो है वो इंडिया तक जो है उड़ के आता है और इसको हम लॉयस बोलते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉयस इज सैंड ड्यून्स फाउंड इन चाइना। चाइना में मिलता है बेटा जी, और वो इतने जो है दूर दूर तक ये जाते हैं कि उसको हम कई एरियाज़ में देखते हैं। जैसे एक बार बताया गया था कि लाल मिट्टी, लाल जो है सैंड जो है वो बहा था, तेज़ हवाओं में चला था राजस्थान में, लेकिन वो रेड जो है वो सैंड जो है वो दिल्ली तक पहुंचा था। ओके, तो ये सारे इस चैप्टर में आपको यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अब ये चैप्टर इसी तरीके से बेटा जी ख़त्म होता है। थैंक यू।